जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से आज हम एक नए सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इसको हम दो रूपों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक रूपता में डिस्कस करेंगे, अर्थात सबसे पहले हम इसे समराइज करेंगे ताकि जब डिटेल में डिस्कस करें तो हमारा बेस क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक रूपता में डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थात सबसे पहले इसे हम समराइज करेंगे और बाद में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक फ्रेश सब्जेक्ट, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, और ये हमारा है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है दुर्ग संभाग। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भारतवर्ष में विस्तार रहा है। जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, महाराष्ट्र के दैमाबाद तथा पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक विस्तार रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों का गमन, अर्थात विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तरफ नहीं हुआ था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विस्तार छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से किसी भी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का किसी भी प्रकार का छत्तीसगढ़ राज्य में साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का छत्तीसगढ़ में चूंकि कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अगला है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल, दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी, पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का, तो ऋग्वैदिक काल का भी छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इनका भी जो विस्तार था वह
जम्मू कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक था। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, यदि हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी, ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी से हमें रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी का ज्ञान प्राप्त होता है तथा इसमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल के सतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ से हमें समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है। बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है। चूंकि सतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ में, उत्तर वैदिक काल के सतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ से समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है, अर्थात उत्तर वैदिक काल के लोगों का, आर्यन का छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश हुआ था और वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रास्ते समुद्र तक पहुंचे थे। तथा कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ से नर्मदा नदी अर्थात रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल से छत्तीसगढ़ का, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में वर्णन मिलता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वैदिक सभ्यता के बाद, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामायण। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामायण। रामायण काल में यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, रामायण काल में छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा गया है दक्षिण कौशल तथा बस्तर को कहा गया है, छत्तीसगढ़ को कहा गया है दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ को कहा गया है दक्षिण कौशल तथा आज के बस्तर को कहा गया है दंडकारण्य अर्थात दंडक का अरण्य अर्थात दंडक का वन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है अयोध्या। आज के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ, और यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में जो आज का महासमुंद है, यहां पर स्थित है सिरपुर। यह है महानदी के तट पर स्थित है सिरपुर के राजा थे भानुमंत। भानुमंत की एकमात्र पुत्री थी कौशल्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के, आज के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के शासक थे दशरथ। दशरथ का सिरपुर के शासक भानुमंत की पुत्री कौशल्या से विवाह होता है दशरथ का, और दशरथ तथा कौशल्या से राम का जन्म होता है। चूंकि सिरपुर के शासक भानुमंत की पुत्री कौशल्या एकमात्र पुत्री थी उनकी और उनका कोई संतान नहीं था, तो इस प्रकार से भानुमंत का संपूर्ण साम्राज्य, आज का छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कौशल, मिलता है कौशल्या को बाय डिफॉल्ट, उनके पति दशरथ को। तो इस प्रकार से आज का जो उत्तर प्रदेश है वो कहलाता है उत्तर कौशल, और ये दक्षिणगढ़ का क्षेत्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कहलाता है दक्षिण कौशल। ये जो आज का छत्तीसगढ़ है, यहां देखना है ऊपर में है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश कहलाता है उत्तर कौशल और छत्तीसगढ़ कहलाता है दक्षिण कौशल।
उत्तर कौशल की राजधानी अयोध्या, शासक दशरथ का विवाह होता है दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर के शासक भानुमंत की पुत्री कौशल्या से। दशरथ तथा कौशल्या से राम का जन्म होता है और बाद में राम को 14 वर्ष के वनवास में जब भेजा जाता है तो भगवान राम, सीता तथा लक्ष्मण के द्वारा 14 वर्ष का जो वनवास काटा गया है उसका अधिकतम समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में व्यतीत हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित है, यह आपका है सरगुजा जिले में यहां पर है रामगढ़ की पहाड़ी। चूंकि भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के दौरान रामगढ़ की पहाड़ी में इनका वनवास कटा है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ा रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा, जो कि माता सीता का शयन कक्ष था। लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जो कि भगवान लक्ष्मण का शयन कक्ष था। सीता कुंड, जहां माता नहाती थी। यहीं पर मिला है किष्किंधा पर्वत, रामगढ़ की पहाड़ी में। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है खरौद में है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। खरौद में स्थित है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। यह आपका है शिवरी नारायण, यहां पर स्थित है शिवरी नारायण में स्थित है शबरी आश्रम। आगे बढ़ेंगे तो यह आपका है बलौदा बाजार में तुरतुरिया। बालम देही तथा महानदी के संगम पर स्थित है तुरतुरिया। यह है तुरतुरिया वाल्मीकि का आश्रम, जहां माता सीता से लव तथा कुश का जन्म हुआ। बाद में दक्षिण कौशल के राजा बनते हैं कुश, इसीलिए सिरपुर का एक नया नाम हो जाता है कुश स्थली। सिरपुर का एक नया नाम हो जाता है कुश की राजधानी सिरपुर अर्थात कुश स्थली। धमतरी में यहां पर सिहावा में स्थित है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। यहां स्थित है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। और यह है पंचवटी, जहां से माता सीता का अपहरण किया गया था रावण के द्वारा। तो यह हमने डिस्कस किया शॉर्ट में, यह हमने डिस्कस किया है रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिण कौशल तथा बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाभारत। इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था कौशल। छत्तीसगढ़ को कहा जाता था कौशल या प्राक कौशल या प्राक कौशल, तथा बस्तर को कहा जाता था महाकांतर। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाभारत में सबसे प्रमुख स्थल है सिरपुर का इस समय नाम था, प्राचीन नाम था महाभारत काल के समय श्रीपुर तथा चित्रांगदपुर। सिरपुर का ही प्राचीन नाम है श्रीपुर तथा चित्रांगदपुर। चूंकि यहां पर सिरपुर जो है चित्रांगदा की राजधानी थी, चित्रांगदा हुई है अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा की राजधानी सिरपुर, इसलिए यह कहलाता है सिरपुर, श्रीपुर, चित्रांगदपुर। चित्रांगदा की राजधानी चित्रांगदा थी,
अर्जुन की पत्नी और इनसे चित्रांगदा तथा अर्जुन से पुत्र की प्राप्ति होती है बभरू वाहन। तो यह सिरपुर कहलाता है बभरू वाहन की राजधानी। यहां पर पकड़ना है जो आज का है रतनपुर, उस समय का मणिपुर। यहां के शासक थे ताम्रध्वज, अर्थात पांडव तथा कौरवों के युद्ध में ताम्रध्वज की भूमिका भी अहम रही है। जो आज का है आरंग, उस समय का कहलाता है भांडेर या भांडेरपुर। आज का आरंग उस समय कहलाता है भांडेर। ये रही है मोरध्वज की राजधानी। यहां पर स्थित है खल्लारी, यह आपका पकड़ना है खल्लारी या खल वाटिका। खल्लारी का ही महाभारत काल में नाम था खल वाटिका। यहां पर भीम का एक बहुत बड़ा पद चिन्ह है, भीम कोह, तथा यहीं पर लाछा गृह स्थित है, कौरवों के द्वारा बनाई गई लाछा गृह स्थित है। यह आपका देखना है गूंजी, शक्ति के अंतर यह है आपका गूंजी में सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का एक शिलालेख मिला है जिसे कहा जाता है गूंजी का शिलालेख। सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख में इस बात का वर्णन है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का जन्मस्थली तथा कर्मस्थली गूंजी रही है। इसको हम महाभारत के अंतर्गत इसलिए रखे हैं क्योंकि भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तो इस प्रकार से महाभारत काल में 5 स्थल महत्वपूर्ण है। रतनपुर, ताम्रध्वज की राजधानी आरंग, मोरध्वज की राजधानी खल्लारी में है। खल्लारी का प्राचीन नाम खल वाटिका, भीम खो तथा यहां पर लाछागृह स्थित है। सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर, चित्रांगदा नाम है अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा, इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है बभरू वाहन। तो यह है बभरू वाहन की राजधानी। गूंजी सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का यहां से मिला है गूंजी शिलालेख, जिसमें लिखा है कि ऋषभ देव की कर्म स्थली तथा जन्मस्थली रही है गूंजी। भागवत पुराण में वर्णित है कि ऋषभ देव है विष्णु के अवतार। तो यह है महाभारत। महाभारत के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाजनपद काल। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाजनपद काल। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में महाजनपद काल। अगला हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं महाजनपद काल। छत्तीसगढ़ चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। महाजनपद काल के समय छत्तीसगढ़ राज्य, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है यह चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। महाजनपद काल के समय छत्तीसगढ़ राज्य चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। महाजनपद काल के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। छत्तीसगढ़ के संबंधित बौद्ध धर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध ग्रंथ औदान शतक से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा अर्थात सिरपुर आए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ औदान शतक से इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ की यात्रा पर सिरपुर आए थे। साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित
अगली बात है 639 ईस्वी को चीनी यात्री ह्वेनसांग, 639 ईस्वी को चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर सिरपुर आए थे। छत्तीसगढ़ की यात्रा पर सिरपुर आए थे। जिस समय 639 ईस्वी को चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर सिरपुर आए थे, इस समय छत्तीसगढ़ के सिरपुर में साम्राज्य था। सिरपुर राजधानी थी पांडु वंश के शासक, पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का, महाशिवगुप्त बालार्जुन का, महाशिवगुप्त बालार्जुन का 639 ईस्वी को चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर आते हैं और इस समय सिरपुर राजधानी रहती है पांडुवंश की और पांडुवंश के शासक रहते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। इस बात का उल्लेख हमें प्राप्त होता है चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनकी रचना है सीयूकी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी लिखी गई पुस्तक सीयूकी में छत्तीसगढ़ के सिरपुर का वर्णन किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को अपनी पुस्तक में लिखा है क्या सीलो। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कहा है क्या सीलो, अर्थात कौशल, उस समय का कौशल को इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है क्या सीलो। इनकी पुस्तक सीयूकी में छत्तीसगढ़ अर्थात कौशल का नाम है क्या सीलो, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है कि इस समय मैं पांडुवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन से सिरपुर में मिलता हूं। सिरपुर में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो यह हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित। चूंकि सिरपुर में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था और चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म को स्टडी करना, तो बौद्ध धर्म को स्टडी करने के उद्देश्य से चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर आए थे पांडुवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में छत्तीसगढ़ कौशल को लिखते हैं क्या सीलो और यह कहते हैं अपनी पुस्तक सीयूकी में कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में छत्तीसगढ़ अर्थात कौशल का यह स्वर्ण युग था, क्योंकि वो कहते हैं कि सिरपुर में धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को समानता का अधिकार था। यहां पर सिरपुर में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखते हैं कि मैंने सिरपुर में एक बहुत बड़ा महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप देखा है तथा गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा देखा है। हालांकि अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप तथा गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा का अभी तक साक्ष्य सिरपुर से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है कि छत्तीसगढ़ कौशल के सिरपुर में मैंने अशोक द्वारा निर्मित एक बहुत विशाल बौद्ध स्तूप देखा है तथा गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखा है, अर्थात कभी ना कभी छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक उत्खनन से इसका साक्ष्य हमें भविष्य में जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का रचना किया है। आगे बौद्ध धर्म के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ में इतिहास मिलता है। यह आपका है शक्ति में गुंजी, जांजगीर चांपा की शक्ति में स्थित है गुंजी। सातवाहन काल के शासक, सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री
का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है गूंजी से, इसलिए इसे कहा जाता है गूंजी शिलालेख। वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री लिखते हैं, इसमें इन्होंने अभिलेखित करवाया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का जन्म स्थली तथा कर्म स्थली रही है गूंजी। गूंजी से उत्खनन से प्राप्त हुआ है एक शिलालेख। शिलालेख में लिखा गया है कि सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री ने लिखवाया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का जन्म स्थली तथा कर्म स्थली रही है गूंजी। ऋषभदेव के बारे में भागवत पुराण में लिखा गया है कि ऋषभदेव स्वयं विष्णु के अवतार थे। तो इस प्रकार से गूंजी से हमें जैन धर्म से संबंधित मिला है सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख, जिसमें लिखा गया है कि ऋषभदेव का जन्म स्थली तथा कर्म स्थली रही है गूंजी। जैन धर्म के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य काल। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य काल, मौर्य वंश। ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश या मौर्य काल। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देखते हैं अशोक, महान सम्राट अशोक, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के प्रतापी शासक महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक का सरगुजा के कपाटपुरम, यहां पर है कपाटपुरम, कपाटपुरम ये आपका है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। यहां पर सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, और यह है जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा। महान सम्राट अशोक, मौर्य वंश के शासक महान सम्राट अशोक का संपूर्ण भारतवर्ष में कई स्तंभ लेख मिले हैं, कई शिलालेख मिले हैं। इसी प्रकार से महान सम्राट अशोक का एक लाठ मिला है कपाटपुरम से। अशोक का एक लाठ प्राप्त हुआ है कपाटपुरम से। यह आपका है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा को कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला या थिएटर। जोगी मारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का अजंता। यहां पर पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में, जोगी मारा की गुफा में पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में कई बात लिखी गई है। उसमें से एक प्रमुख बात है, कई जानकारियां प्राप्त होती है, उसमें से एक प्रमुख बात है पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में जोगी मारा की गुफा में देवदासी सूतनुका तथा उनके प्रेमी देवदत्त का प्रेम की गाथा मिलती है। इसीलिए जोगी मारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता। यहां पर मौर्य वंश की लिपि तथा भाषा, पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में देवदासी सूतनुका तथा उनके प्रेमी देवदत्त का प्रेम गाथा मिलता है जोगी मारा की गुफा में। इसलिए जोगी मारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता। और इसी प्रकार से सीता बेंगरा की गुफा में कई नृत्य की मुद्राओं में चित्र मिलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। ये सभी संबंधित है मौर्य काल से। तथा कपाटपुरम से मिला है, कपाटपुरम से मिला है महान सम्राट अशोक के लाठ। मौर्य काल के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सातवाहन काल। मौर्य काल के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सातवाहन काल। सातवाहन काल, मौर्य काल के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सातवाहन काल। सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का एक शिलालेख मिला है गूंजी से।
गूंजी से मिला है सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख, वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख, जिसमें लिखा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव की जन्मस्थली तथा कर्मस्थली रही है गूंजी। साथ ही साथ यह आपका है मल्हार तथा महानदी के तट पर बालपुर, मल्हार स्थित है लीलागर या निडिला नदी के तट पर तथा बालपुर स्थित है महानदी के तट पर। मल्हार तथा बालपुर से मिला है सातवाहन काल के शासक अपिलक, सातवाहन काल के शासक अपिलक की सिक्के या मुद्राएं मिली है, सिक्के तथा मुद्राएं मिली है। जांजगीर चांपा के अंतर्गत यह पकड़ना है किरारी के तालाब से जांजगीर चांपा में स्थित है किरारी के तालाब से मिला है एक काष्ठ स्तंभ, जिसमें जो लिपि है वो सातवाहन काल की लिपि है। चकरबेड़ा, बिलासपुर के चकरबेड़ा से मिला है रोमन कालीन सिक्के, अर्थात सातवाहन काल के शासक रोम के साथ समुद्री मार्ग के रास्ते या थल मार्ग से व्यापार करते थे, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है रोम के सिक्के, मल्हार तथा बालपुर से प्राप्त हुआ है अपिलक के सिक्के, गूंजी से प्राप्त हुआ है वरदत्त श्री का शिलालेख तथा किरारी के तालाब से मिला हुआ है काष्ठ स्तंभ। तो यह हमने डिस्कस किया सातवाहन काल। सातवाहन काल के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुषाण वंश। अगला है कुषाण वंश, ढंगेगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुषाण वंश, ढंगेगा। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क का साम्राज्य छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। खरसिया का एक स्थल है तेलीकोटा, खरसिया के तेलीकोटा से प्राप्त हुआ है कनिष्क के सिक्के। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं तेलीकोटा से, खरसिया के तेलीकोटा से प्राप्त हुआ है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के सिक्के। इसका मतलब यह है कि कनिष्क का साम्राज्य छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेघवंश। यह आपका है मल्हार से प्राप्त हुआ है मेघवंश के सिक्के, मल्हार से प्राप्त हुआ है मेघवंश के सिक्के। मेघवंश के बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्त वंश, वकाटक वंश तथा नल नाग वंश, ढंगेगा। अर्थात यहां पर आगे हम तीन वंशों को पैरेलली डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों वंशों का समकालीन शासन रहा है, ढंगेगा। तो समकालीन शासन वाले तीन वंशों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ढंगेगा। छत्तीसगढ़ के बाजू में यहां पर है झारखंड, और झारखंड के जस्ट ऊपर में है बिहार की राजधानी अर्थात मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो आज का है पटना। पाटलिपुत्र यह राजधानी रही है गुप्त वंश की राजधानी रही है पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी रही है पाटलिपुत्र।
गुप्त वंश के संस्थापक रहे हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक रहे हैं श्रीगुप्त। अगले शासक बनते हैं घटोत्कच। घटोत्कच। अगले शासक बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की राजधानी रही है पाटलिपुत्र, पटना, जो आज के बिहार में है, बिहार की राजधानी है। गुप्त वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक हुए हैं श्रीगुप्त। इसके बाद अगले शासक घटोत्कच, अगले शासक चंद्रगुप्त प्रथम, अगले शासक समुद्रगुप्त, जिन्हें कहा जाता है द्वितीय सिकंदर। समुद्रगुप्त। अगले शासक रामगुप्त। समुद्रगुप्त, रामगुप्त। अगले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनका वास्तविक नाम है विक्रमादित्य। 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 चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगले हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, जिनका वास्तविक नाम है महेंद्रादित्य। 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 चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। अगले हैं स्कंदगुप्त। 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 भानुगुप्त। स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। अंतिम शासक हुए हैं विष्णुगुप्त। हालांकि स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र पटना में हम डिस्कस कर रहे हैं गुप्त वंश। इसके संस्थापक रहे हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश के ही समकालीन साम्राज्य रहा है, यह है नागपुर, उस समय का नंदीवर्धन। नागपुर उस समय का नंदीवर्धन, जो आज का है नागपुर। नंदीवर्धन आज का नागपुर। नंदीवर्धन या नागपुर, यह राजधानी रही है वकाटक वंश की। यह राजधानी रही है वकाटक वंश की। यह है वकाटक वंश की राजधानी। नंदीवर्धन रही है वकाटक वंश की राजधानी। ध्यान दीजिएगा, नंदीवर्धन रही है वकाटक वंश की राजधानी। यह है वकाटक वंश की राजधानी। ध्यान दीजिएगा, वकाटक वंश की राजधानी। वकाटक वंश की राजधानी। ध्यान दीजिएगा, वकाटक वंश की राजधानी है नंदीवर्धन, और वकाटक वंश के शासक हुए हैं महेंद्र सेन। महेंद्र सेन। महेंद्र सेन, रुद्रसेन, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, प्रवर सेन, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, और अंतिम शासक हुए हैं हरि सेन। ध्यान दीजिएगा, नंदीवर्धन नागपुर यह राजधानी रही है वकाटक वंश की, और वकाटक वंश की शासक है महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, हरि सेन। ध्यान दीजिएगा, इनका गुप्त वंश तथा वकाटक वंश ये समकालीन साम्राज्य इनका रहा है। साथ ही साथ यह आज का है बीजापुर जिला, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में यह है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम का ही प्राचीन नाम है पुष्करी। पुष्करी भोपालपट्टनम का ही, भोपालपट्टनम का ही प्राचीन नाम है पुष्करी।
पुष्करी, यहां बाजू में है उड़ीसा, उड़ीसा में देखना है कोरापुट, उड़ीसा में ये आपका है कोरापुट, उड़ीसा में ये स्थित है कोरापुट। उड़ीसा का कोरापुट तथा पुष्करी ये दोनों राजधानी रहा है नल नाग वंश की राजधानी, ये है नल नाग वंश की राजधानी। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नल नाग वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक नाम है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। कुमार गुप्त का वास्तविक नाम है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, ध्यान दीजिएगा। पुष्करी, पुष्करी साथ ही साथ कोरापुट ये दोनों राजधानी रहा है नल नाग वंश का, नल नाग वंश, यह है नल नाग वंश की राजधानी। नल नाग वंश के संस्थापक रहे हैं शिशुक, नल नाग वंश के संस्थापक रहे हैं शिशुक। अगले संस्थापक हुए हैं व्याघ्रराज, व्याघ्रराज, इनकी राजधानी रही है पुष्करी भोपालपट्टनम, बाद में द्वितीय राजधानी बनती है कोरापुट। तो नल नाग वंश के संस्थापक रहे हैं शिशुक। अगले शासक व्याघ्रराज, वृषराज, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, वराहराज, ध्यान दीजिएगा। नल नाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुक, नल नाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुक, लेकिन वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वराहराज, क्योंकि नल नाग वंश का वास्तविक जो साम्राज्य बढ़ा है वह वराह राज्य के शासनकाल में ही बढ़ा है। इसलिए नल नाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुक तथा नल नाग वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वराहराज। वराहराज का यह है कोंडा गांव, कोंडा गांव के एड़गा से मिला है 29 सोने के सिक्के, कोंडा गांव के एड़गा, एड़गा, कोंडा गांव के एड़गा से मिले हैं 29 सोने के सिक्के। नल नाग वंश के शासक वराहराज का 29 सोने का सिक्का एड़गा से प्राप्त हुआ है। वराहराज कहलाते हैं नल नाग वंश के वास्तविक संस्थापक तथा शिशुक कहलाते हैं नल नाग वंश के संस्थापक। वराहराज, शिशुक, वराहराज, वृषराज, शिशुक, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज। तो शिशुक है नल नाग वंश के संस्थापक तथा वराहराज है नल नाग वंश के वास्तविक संस्थापक। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसके बाद है भौदत्त वर्मन, भौदत्त वर्मन, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। भौदत्त वर्मन का प्राप्त हुआ है रिद्धिपुर शिलालेख, भौदत्त वर्मन का प्राप्त हुआ है रिद्धिपुर शिलालेख। अर्थपति भट्टारक का पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुआ है केसरी बेड़ा शिलालेख। इसके बाद अगला है स्कंद वर्मन, अगला है स्कंद वर्मन, अगले शासक है स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन का प्राप्त हुआ है पोड़ागढ़ शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख। स्कंद वर्मन का प्राप्त हुआ है पोड़ागढ़ शिलालेख। शिशुक, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। स्तंभराज, अगले है स्तंभराज, नंदराज, स्तंभराज, नंदराज, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज। इसके बाद अगले शासक है विरूपाक्ष, 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 विलासतुंग। विरूपाक्ष के बाद है विलासतुंग। विलासतुंग ने बनवाया है राजिम का राजीव लोचन मंदिर। राजिम से प्राप्त हुआ है, राजिम से प्राप्त हुआ एक शिलालेख, राजिम के राजीव लोचन प्रांगण से एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो कहलाता है राजिम का शिलालेख, जिसमें लिखा गया है। राजिम शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुआ है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर के निर्माता है नल नाग वंश के शासक विलासतुंग।
तुंग, समझिएगा। तो राजिम में स्थित है राजीव लोचन मंदिर, जिसके संस्थापक है बिलास तुंग। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है राजिम से मिला है राजिम का शिलालेख, जिसे अभिलेखित करवाया है बिलास तुंग ने, जिसमें लिखा गया है राजिम के राजीव लोचन मंदिर के संस्थापक है नल नागवंश के शासक बिलास तुंग। तो बिलास तुंग हुए थे विष्णु के एक बहुत बड़े उपासक, जिन्होंने राजिम में बनवाया है राजीव लोचन मंदिर। बिलास तुंग के बाद है पृथ्वी व्याघ्र, अगले है पृथ्वी व्याघ्र, और लास्ट है नरेंद्र थबल। अंतिम शासक हुए नरेंद्र थबल, ध्यान दीजिएगा। तो नल नागवंश के संस्थापक हुए शिशुक, वास्तविक संस्थापक व्याघ्रराज तथा अंतिम शासक हुए हैं नरेंद्र थबल। नल नागवंश की पहली राजधानी रही है पुष्करी तथा दूसरी राजधानी बनता है कोरापुट। कोरापुट को राजधानी के रूप में स्थापित किया था अर्थपति भट्टारक ने। कोरापुट को राजधानी बनाया था अर्थपति भट्टारक ने। शिशुक ने नल नागवंश की राजधानी बनाया था पुष्करी अर्थात भोपालपट्टनम को। पुष्करी भोपालपट्टनम में शासक हुए थे शिशुक, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, भौदत्तवर्मन। बाद में अर्थपति भट्टारक ने पुष्करी से राजधानी को ट्रांसफर करके किया कोरापुट, और इसके बाद स्कंद वर्मन ने फिर से नल नागवंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया पुष्करी को, और पुष्करी से फिर अगले शासक बन हुए हैं स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, पृथ्वी व्याघ्र, नरेंद्र थबल। तो आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं समकालीन शासक। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में समकालीन शासक में हम एक साथ डिस्कस करेंगे 3 वंशों को। पाटलिपुत्र पटना से गुप्त वंश, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगले शासक घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, तथा नंदीवर्धन नागपुर से वकाटक वंश, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, हरि सेन। पुष्करी, भोपालपट्टनम तथा कोरापुट से साम्राज्य रहा है नल नागवंश का शिशुक, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, भौदत्तवर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, पृथ्वी व्याघ्र, नरेंद्र थवन। ध्यान दीजिए, ये जो बिलास तुंग है, इनकी शिलालेख प्राप्त हुई है राजिम शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर के निर्माता रहे हैं नल नागवंश के शासक बिलास तुंग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है भौदत्तवर्मन का प्राप्त हुआ है रिद्धिपुर शिलालेख, अर्थपति भट्टारक का प्राप्त हुआ है केसरी बेड़ा शिलालेख, तथा स्कंद वर्मन का प्राप्त हुआ है पोड़ागढ़ शिलालेख। तो यह है नल नागवंश, शिशुक, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, भौदत्तवर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, पृथ्वी व्याघ्र, नरेंद्र थबल। तीनों वंशों को एक साथ समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। महान सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख अभिलेखित करवाया है, जो आज स्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के कौशांबी में महान सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लेख अभिलेखित करवाया था। बाद में अकबर ने अपने शासनकाल में कौशांबी स्थित स्तंभ लेख को उठाकर लाया आज के इलाहाबाद में, जो आज इसका नया नाम है प्रयागराज। तो महान सम्राट अशोक का स्तंभ लेख जो उत्तर प्रदेश के कौशांबी में था, उसे अकबर ने अपने शासनकाल में उठाकर लाया प्रयागराज में, और अकबर ने प्रयागराज का नामकरण करके कर दिया इलाहाबाद, जो आज फिर से हो चुका है नया नाम, जो कि वास्तव में एक प्राचीन नाम है इलाहाबाद का, प्रयागराज। तो प्रयागराज में स्थित है महान सम्राट अशोक का स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं। यह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के
दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में युद्ध के माध्यम से जो भी क्षेत्र जीतते थे उसकी प्रशस्ति हरिसेन ने महान सम्राट अशोक के प्रयाग स्तंभ में उत्कीर्ण करवाया है, जो कहलाता है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा तथा समुद्रगुप्त ने जिन शासकों को भी हराया है उसका भी उल्लेख किया है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर है उत्तर प्रदेश के प्रयाग में स्थित है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए वास्तव में ये जो स्तंभ लेख है ये महान सम्राट अशोक का है, जो पहले कौशांबी में था, जिसको अकबर ने उठाकर लाया है कौशांबी से इलाहाबाद, जो आज का फिर से हो चुका है प्रयागराज, इसलिए से कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये कहलाता है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो स्थित है प्रयागराज में, जो आज के प्रयागराज में स्थित है। ये स्थित है प्रयागराज में, ये स्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी युद्ध जीता गया है और समुद्रगुप्त ने जिन शासकों को भी हराया है उन शासकों का भी वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। अर्थात ये एक महान सम्राट अशोक का स्तंभ है, जिसमें हरिसेन ने उसी स्तंभ में लिखवाया है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है कि समुद्रगुप्त ने किन शासकों को हराया। तो यहां पर हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है प्रयागराज में, जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त ने नल नागवंश के शासक व्याघ्रराज को युद्ध में पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को युद्ध में पराजित किया था। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रकार से हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में नल नागवंश के शासक व्याघ्रराज तथा वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन के नाम का वर्णन मिलता है। महेंद्र सेन के नाम का वर्णन मिलता है। अर्थात नल नागवंश तथा वाकाटक वंश इन दोनों ने अब गुप्त वंश की अधिष्ठता को स्वीकार किया, अर्थात समुद्रगुप्त की अधिष्ठता को स्वीकार किया। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयागराज में स्थित प्रयाग स्तंभ में लिखवाया है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कहलाता है। इसमें प्रयाग स्तंभ लेख में जो अशोक का महान सम्राट अशोक का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया है, अर्थात इन्होंने युद्ध में जिन शासकों को भी हराया है उसका वर्णन किया है। तो समुद्रगुप्त ने नल नागवंश के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया तथा समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को युद्ध में पराजित किया। व्याघ्रराज तथा महेंद्र सेन के नाम का वर्णन मिलता है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इसके बाद अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम रहा है, समुद्रगुप्त की पत्नी रही है रूपावती। तो समुद्रगुप्त जब पाटलिपुत्र पटना से यहां पर पुष्करी भोपालपट्टनम के शासक, उस समय शासक थे व्याघ्रराज, को युद्ध में पराजित करने के लिए आ रहे थे, तो पाटलिपुत्र पटना से निकले हैं समुद्रगुप्त की सेना तथा इनके साथ आई है इनकी पत्नी रूपावती, और इन्होंने महासमुद्र के एरिया में इनकी सेना का पड़ाव रहा। किसको हराने आए थे? ये हराने आ रहे थे पुष्करी भोपालपट्टनम के नल नागवंश के शासक व्याघ्रराज को। तो समुद्रगुप्त अपनी पत्नी रूपावती तथा सेना के साथ पाटलिपुत्र पटना से आगे बढ़ रहे पुष्करी भोपालपट्टनम की ओर, और इस समय शासक है व्याघ्रराज। तो इस समय व्याघ्रराज को युद्ध में हराने के उद्देश्य से समुद्रगुप्त की सेना का पड़ाव महासमुंद में ठहरता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ जाता है महासमुद्रगुप्त। बाद में अपभ्रंश के कारण इस क्षेत्र का नाम हो जाता है
महासमुद्र गुप्त हट जाता है और बाद में महासमुद्र इस क्षेत्र का नाम अपभ्रंश के कारण हो जाता है महासमुद्र। तो चूंकि समुद्रगुप्त की सेना का पड़ाव व्याघराज को हराने के उद्देश्य से महासमुद्र के एरिया में पड़ा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हो जाता है महासमुद्र। रूपावती समुद्रगुप्त की पत्नी थी। रूपावती के आभूषण मिले हैं यहां पर फिंगेश्वर से तथा कोपरा से। यहां पर स्थित है कोपरा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित है फिंगेश्वर, यह आपका है फिंगेश्वर तथा कोपरा से मिला है रूपावती समुद्रगुप्त की पत्नी रूपावती के आभूषण। कोपरा तथा फिंगेश्वर से मिला है समुद्रगुप्त की पत्नी रूपावती के आभूषण। यह है रूपावती। आगे डिस्कस करते हैं रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक होते हैं रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी होती है ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त की पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे। रामगुप्त की पत्नी होती है ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का ही सेनापति होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करते हैं तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि होते हैं रामगुप्त के सेनापति, इन्होंने रामगुप्त को मारा और इनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बन जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बन जाती है ध्रुव स्वामिनी। इनकी पत्नी बन जाती है ध्रुव स्वामिनी। ध्यान दीजिएगा, रामगुप्त के ही सेनापति होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करते हैं और इनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी बन गई है ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा ध्रुव स्वामिनी से एक पुत्री की प्राप्ति होती है प्रभावती। इनसे एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है प्रभावती। बाद में इसी प्रभावती का विवाह करवाया जाता है वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ। प्रभावती के पिता है चंद्रगुप्त द्वितीय तथा माता है ध्रुव स्वामिनी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय तथा ध्रुव स्वामिनी से पुत्री रत्न की प्राप्ति होती प्रभावती, जिनका विवाह करवाया जाता है वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ। तो रुद्रसेन और प्रभावती से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है प्रवरसेन। इनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है प्रवरसेन। लेकिन जब प्रवरसेन बाल्यावस्था में ही रहते हैं, उसी समय इनके पिता अर्थात रुद्रसेन का देहांत हो जाता है और प्रभावती विधवा हो जाती है। तो यहां पर शासन का पूरा कार्यभार आ जाता है प्रभावती के ऊपर, क्योंकि अभी प्रवरसेन एक बालक होते हैं। तो इसका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली शासन प्रभावती के द्वारा सीधा आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनती है ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा ध्रुव स्वामिनी से एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है प्रभावती, जिनका विवाह करवाया जाता है वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ। तो रुद्रसेन और प्रभावती से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है प्रवरसेन। लेकिन प्रवरसेन जब बाल्यावस्था में रहते हैं, तभी इनके पिता रुद्रसेन अर्थात प्रभावती के पति रुद्रसेन का देहांत हो जाता है। तो वकाटक वंश का पूरा साम्राज्य का कार्यभार आ जाता है प्रभावती के ऊपर। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली शासन जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि जानते हैं कि प्रभावती और बालक मेरे जो नाती है अभी बालक है प्रवरसेन, ये वकाटक वंश के साम्राज्य को अभी नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय अपने 9 रत्नों में से एक रत्न कालिदास को भेजते हैं नंदीवर्धन नागपुर। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं कालिदास। इनके 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं कालिदास। ध्यान दीजिएगा, 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं कालिदास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कालिदास को कहते हैं कि कालिदास तुम
तुम जाओ नंदीवर्धन और बेटी प्रभावती तथा मेरे नाती प्रवर सेन के साम्राज्य को संभालो तथा उन्हें साम्राज्य का ज्ञान दो। तो इस प्रकार से एक मंत्री के रूप में कालिदास आते हैं वाकाटक वंश के साम्राज्य नंदीवर्धन में, जिनका काम है प्रभावती तथा प्रवर सेन को गाइडलाइन करना, अर्थात राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना। तो इस प्रकार से कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के कहने से पाटलिपुत्र से इस प्रकार से सरगुजा संभाग के रास्ते पहुंचेंगे नंदीवर्धन नागपुर। तो जब कालिदास पाटलिपुत्र पटना से निकलते हैं अपनी सेना के साथ और पहुंचते हैं सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में, तो रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं और कालिदास सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और यहीं पर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर कालिदास रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना करते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास के द्वारा मेघदूत की रचना की गई, मेघदूतम की रचना की गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अपने 9 रत्नों में से एक रत्न कालिदास को नंदीवर्धन नागपुर भेजा जाता है वाकाटक वंश के साम्राज्य को संभालने के लिए, क्योंकि इस समय प्रवर सेन एक बालक है तथा प्रभावती अकेले ही साम्राज्य को संभालते रहती है। तो राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त द्वितीय पाटलिपुत्र से भेजते हैं कालिदास को। कालिदास रास्ते में जब उनके आता है रामगढ़ की पहाड़ी, तो ये प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और प्रकृति के बीच बैठकर ये कर देते हैं मेघदूत की रचना। समझिएगा, यहां पर देखते हैं यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का खरसिया से प्राप्त हुआ है धनुर्धर सिक्का। जब भी भारत में पुरातात्विक उत्खनन से अगर धनुर्धर सिक्का प्राप्त हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो सिक्का है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इस प्रकार से खरसिया से प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धर सिक्का तथा आरंग से प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के से आरंग से प्राप्त हुआ है कुमार गुप्त अर्थात महेंद्रादित्य का रत्न जड़ित मयूर सिक्का। तो जब भी भारतवर्ष में रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो सिक्का है कुमार गुप्त का। तो आरंग के पुरातात्विक उत्खनन से हमें कुमार गुप्त महेंद्रादित्य का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है तथा खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धर सिक्का प्राप्त हुआ है। ध्यान। इसके बाद देखते हैं यह है भानुगुप्त। भानुगुप्त का प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के एरन से। भानुगुप्त का एरण अभिलेख यहां है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख यहां पर है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज का वर्णन मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज के नाम का वर्णन मिलता है और इनके अंतिम शासक हुए हैं विष्णुगुप्त। ध्यान। यहां पर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, ये देखते हैं, देखिएगा यह है भवदत्त वर्मन। यहां देखते हैं भवदत्त वर्मन। हमने यह डिस्कस किया था कि नल नागवंश के संस्थापक है शिशुक। व्याघ्रज को युद्ध में पराजित किया है समुद्रगुप्त ने। अगले शासक वृषराज, बराहराज का कोंडागांव के इड़गा से मिले हैं 29 सोने के सिक्के। यहां से प्राप्त हुआ है 29 सोने के सिक्के। इनका प्राप्त हुआ है 29 सोने के सिक्के, इसलिए बराहराज कहलाते हैं नल नागवंश के वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इनके ही शासनकाल में नल नाग का साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ था। भवदत्त वर्मन, नल नागवंश के शासक भवदत्त वर्मन को देखते हैं और यहां से देखते हैं वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन। ये दोनों ही एक दूसरे के समकालीन शासक रहे हैं। भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को युद्ध में पराजित किया तथा नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। भवदत्त वर्मन के
रिद्धिपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि नल नागवंश के शासक भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को युद्ध में पराजित किया तथा नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। अब नरेंद्र सेन के पुत्र होंगे पृथ्वी सेन द्वितीय, ये इस बात का बदला लेंगे। लेकिन इस समय तक भवदत्त वर्मन का देहांत हो जाता है और अगले शासक बन जाते हैं भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि वाकाटक वंश के शासक पृथ्वी सेन द्वितीय बदला की भावना के तहत नल नागवंश के शासक अर्थपति भट्टारक जिनका शासन रहता है पुष्करी में, तो यहां पर पृथ्वी सेन द्वितीय पुष्करी में आक्रमण करते हैं, पुष्करी को तहस नहस करते हैं तथा अर्थपति भट्टारक को युद्ध में पराजित करते हैं। इस बात की जानकारी मिलती है हमें अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा शिलालेख से। साथ ही साथ इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट शिलालेख से, पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट शिलालेख से। तो पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट शिलालेख से तथा अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि वाकाटक वंश के शासक पृथ्वी सेन द्वितीय नल नागवंश के शासक अर्थपति भट्टारक को बदला की भावना से युद्ध में पराजित करते हैं तथा पुष्करी को तहस नहस करते हैं। केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा शिलालेख से हमें इस बात की भी जानकारी प्राप्त होती है कि चूंकि पृथ्वी सेन द्वितीय ने पुष्करी को तहस नहस कर दिया, इसलिए अपनी जान बचाकर अर्थपति भट्टारक पुष्करी से भाग कर आते हैं कोरापुट और कोरापुट में नल नागवंश की दूसरी राजधानी के रूप में कोरापुट को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थपति भट्टारक अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं, नल नागवंश की अगली राजधानी बनाते हैं कोरापुट को। इसके बाद स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि फिर से स्कंद वर्मन ने नल नागवंश की राजधानी कोरापुट से पुष्करी भोपालपट्टनम शिफ्ट किया और पुष्करी को फिर से बसाया। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ शिलालेख से। स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंद वर्मन ने फिर से नल नागवंश की राजधानी को कोरापुट से शिफ्ट किया अपनी प्राचीन राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम में और इसे फिर से व्यवस्थित किया। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश। राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजधानी थी आरंग और इनके द्वारा गुप्त वंश की अधिष्ठता को स्वीकार किया गया था। राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों के द्वारा राजयोगी की उपाधि धारण की जाती थी। ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश। ध्यान दीजिएगा। राजर्षि तुल्य कुल वंश तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। यह है रायपुर जिले के अंतर्गत आरंग। आरंग राजधानी रही है राजर्षि
तुल्य, राजर्षि तुल्य कुल वंश की, राजर्षि तुल्य कुल वंश, ध्यान देगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजधानी रही है आरंग। इसके संस्थापक रहे हैं सूरा। सूरा के बाद अगले शासक दायित प्रथम, अगले शासक विभीषण, अगले शासक हुए हैं भीमसेन, भीमसेन प्रथम, अगले शासक दायित द्वितीय और अंतिम शासक हुए हैं भीमसेन द्वितीय। राजर्षि तुल्य कुल वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय का आरंग के पुरातात्विक उत्खनन से मिला है ताम्रपत्र, आरंग से मिला है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र, जिससे हमें राजर्षि तुल्य कुल वंश की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने आरंग से शासन किया है और इसके संस्थापक वे हैं शूरा, अगले शासक दायित प्रथम, अगले शासक विभीषण, अगले शासक भीमसेन प्रथम, अगले शासक दायित द्वितीय और अंतिम शासक वे हैं भीमसेन द्वितीय। इस वंश के द्वारा गुप्त वंश की अधिसत्ता या अधीनता को स्वीकार किया गया। राजर्षि तुल्य कुल वंश के द्वारा गुप्त वंश की अधीनता को स्वीकार किया गया और इनके शासकों के द्वारा राजयोगी की उपाधि धारण की जाती है, राजयोगी की उपाधि धारण की जाती है। तो यह हमने डिस्कस किया राजर्षि तुल्य कुलवंश, जिनकी राजधानी रही है आरंग। इनके शासक वे संस्थापक शूरा, दायित प्रथम विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से ही इस वंश की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शरभपुरी वंश या अमरार्य कुल वंश। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पकड़ना है उड़ीसा, आज के उड़ीसा में यहां पर है संबलपुर, यह पकड़ना है उड़ीसा में संबलपुर, जिसका उस समय का नाम है शरभपुर, शरभपुर, जिसका वर्तमान नाम है संबलपुर। यह है शरभपुर या संबलपुर, उड़ीसा में स्थित है संबलपुर, जिसका प्राचीन नाम है शरभपुर। तथा यहां पर यह देखना है छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सिरपुर। ध्यान दीजिएगा, तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में शरभपुरी वंश, शरभपुरी वंश, शरभपुरी वंश, शरभपुरी वंश या अमरार्य कुल वंश, अमरार्य कुल वंश। ध्यान दीजिएगा, शरभपुरी वंश या अमरार्य कुल वंश, इसके संस्थापक हुए हैं शरभराज। शरभराज ने शरभपुर या संबलपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हुए शरभपुरी वंश या अमरार्य कुल वंश की स्थापना किया। शरभराज के बाद अगले शासक हुए हैं नरेंद्र भरत बल, नरेंद्र भरत बल। अगले शासक हुए हैं शरभपुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र। इसके बाद इनके पुत्र शासक बने जयराज, और जयराज प्रसन्नमात्र का ही पुत्र है, बड़ा बेटा प्रसन्नमात्र का बड़ा पुत्र है जयराज। लेकिन इसकी भी अकाल मृत्यु के बाद छोटा बेटा शासक बनता है दुर्गराज, जयराज दुर्गराज। अगले शासक बनते हैं प्रवरराज, प्रवरराज प्रथम। अगले शासक सुदेवराज, सुदेवराज, और अंतिम शासक होते हैं प्रवरराज द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं शरभपुरी वंश या अमरार्य कुल वंश। ध्यान दीजिएगा, शरभपुरी वंश के संस्थापक हुए हैं शरभराज। इनके नाम की जानकारी प्राप्त होती है,
इनके नाम की जानकारी प्राप्त होती है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभ राज के नाम का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से शरभपुरी वंश की स्थापना किया है शरभ राज ने, और इन्होंने शरभपुरी वंश की राजधानी बनाया था शरभपुर या संभलपुर को। अगले शासक बनते हैं नरेंद्र भरतबल। अगले शासक प्रसन्नमात्र। शरभपुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं प्रसन्नमात्र। सबसे प्रतापी शासक प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र ने यहां पर निडिला नदी, यहां पर है निडिला नदी, यह है निडिला नदी जिसका वर्तमान नाम है लीलागर नदी। प्रसन्नमात्र ने निडिला नदी, नीडिला नदी जिसका वर्तमान नाम है लीलागर नदी, लीलागर नदी, तो निडिला नदी के तट पर मल्हार शहर की स्थापना किया। शरभपुरी वंश के प्रतापी शासक प्रसन्नमात्र ने निडिला नदी जिसका वर्तमान नाम है लीलागर नदी, जो कि शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है, इसके तट पर मल्हार शहर की स्थापना किया। प्रसन्नमात्र भगवान विष्णु के उपासक थे, इसीलिए इन्होंने गरुड़, शंख तथा चक्र युक्त सिक्के चलाए। प्रसन्नमात्र के द्वारा निडिला नदी जिसका वर्तमान नाम है लीलागर नदी के तट पर मल्हार शहर की स्थापना किया, तथा प्रसन्नमात्र चूंकि विष्णु के परम भक्त थे इसलिए इनके द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र युक्त सिक्के चलाए गए। ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रसन्नमात्र की अकाल मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र शासक बनते हैं जयराज। जयराज की अकाल मृत्यु के बाद शासक बनते हैं दुर्गराज। अगले शासक बनते प्रवरराज। प्रवरराज के द्वारा शरभपुरी वंश की राजधानी शरभपुर संबलपुर से प्रतिस्थापित करके लाया गया सिरपुर, अर्थात सिरपुर को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, शिरपुर को शरभपुरी वंश की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है प्रवरराज प्रथम को। अगले शासक हुए सुदेवराज, लेकिन सुदेवराज के बाद यहां पर प्रवरराज की मृत्यु के बाद चूंकि इनके पुत्र प्रवरराज द्वितीय एक बालक थे, इसलिए प्रवरराज प्रथम के बाद टेम्पररी बेसिस पे शासक बनते हैं सुदेवराज, और जब प्रवरराज द्वितीय वयस्क होते हैं तो सुदेवराज गद्दी को देते हैं प्रवरराज द्वितीय को। ध्यान दीजिएगा। प्रवरराज प्रथम की अकाल मृत्यु के बाद इनके पुत्र चूंकि प्रवरराज द्वितीय प्रवरराज प्रथम के पुत्र है प्रवरराज द्वितीय, लेकिन प्रवरराज प्रथम की अकाल मृत्यु के बाद चूंकि प्रवरराज द्वितीय एक बालक थे इसलिए टेम्पररी बेसिस पे शासक बनते हैं प्रवरराज प्रथम के भाई सुदेवराज। लेकिन जब प्रवरराज द्वितीय वयस्क होते हैं तो फिर से सुदेवराज गद्दी को त्याग देते हैं, इसलिए प्रवरराज प्रथम के शासक बनते हैं सुदेवराज, और सुदेवराज के बाद गद्दी त्यागने के बाद शासक बनते हैं जब प्रवरराज द्वितीय वयस्क होते हैं तो सुदेवराज गद्दी को त्यागते हैं और शासक बनते हैं प्रवरराज द्वितीय। लेकिन ध्यान देना है कि सुदेवराज के कोवा ताल अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदेवराज सामंत इंद्रबल प्रवरराज द्वितीय की हत्या करते हैं, इस बात की हमें जानकारी मिलती है सुदेवराज के कोवा ताल अभिलेख से। इस बात की हमें जानकारी मिलती है कोवा ताल अभिलेख से। ध्यान दीजिएगा। सुदेवराज के कोवा ताल अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदेवराज के सामंत इंद्रबल के द्वारा शरभपुरी वंश के अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या की गई सिरपुर में, और इंद्रबल के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की गई सिरपुर का पांडु वंश, जिसे कहा जाता है सिरपुर का पांडु वंश या दक्षिण कौशल का सोम वंश। ध्यान दीजिएगा। इंद्रबल जिनका मुख्य साम्राज्य था यह मैकल श्रेणी में इस वंश को कहा जाता है पांडु वंश, इसीलिए इसे
सिरपुर में कहा गया सिरपुर का पांडु वंश, लेकिन छत्तीसगढ़ में से हम जानते हैं सोमवंश के नाम से। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने डिस्कस किया है कांकेर के सोमवंश, तो कांकेर के सोमवंश अलग है और सिरपुर के पांडुवंश जिन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल में सोमवंश। ढंजेगा तो इंद्रबल के द्वारा सुदेवराज के कोवाताल अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदेवराज के सामंत इंद्रबल प्रवरराज द्वितीय की हत्या करते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, सिरपुर का पांडुवंश या सोमवंश। मैकल श्रेणी में इसे कहा जाता है पांडुवंश और छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल में इसे कहा जाता है सोमवंश। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिरपुर का पांडुवंश या सोमवंश। तो इस प्रकार से इंद्रबल अपनी राजधानी बनाएंगे सिरपुर को। समझिएगा तो इस प्रकार से इंद्रबल अपनी राजधानी बनाएंगे सिरपुर को। तो अगला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिरपुर के पांडु वंश, सिरपुर के पांडु वंश या इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ में सोमवंश। ध्यान दीजिएगा, इंद्रबल को उनके पिता उदयन के द्वारा कहा गया कि यदि तुम सिरपुर के सरपुरी वंश के शासक, अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देते हो तो तुम बन जाओगे सिरपुर के शासक। तो इस प्रकार से सिरपुर के पांडु वंश में सबसे पहले नाम आता है उदयन का। उदयन को कहा जाता है पांडु वंश का आदि पुरुष, पांडु वंश का आदि पुरुष, आदि पुरुष। इस बात की जानकारी हमें मिलती है कालिंजर शिलालेख से। इस बात की जानकारी हमें मिलती है कालिंजर शिलालेख से। कालिंजर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उदयन को कहा गया है पांडु वंश का आदि पुरुष। तो उदयन ने अपने पुत्र इंद्रबल को कहा कि तुम शरभपुरी वंश के अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दो और तुम बन जाओ सिरपुर के शासक। तो इस प्रकार से सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश के संस्थापक कहलाएंगे इंद्रबल। तो इस प्रकार से सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश की स्थापना की गई है सिरपुर को राजधानी के रूप में स्थापित करके इंद्रबल के द्वारा। तो इंद्रबल है सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश के संस्थापक, ये कहलाएंगे संस्थापक। लेकिन सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश के आदि पुरुष कहलाते हैं उदयन। इंद्रबल के बाद सिरपुर अर्थात पांडु वंश के उत्तराधिकारी होते हैं इनके बड़े पुत्र नन्नराज प्रथम। इंद्रबल के 4 पुत्र होते हैं, सबसे बड़ा पुत्र है नन्नराज प्रथम। तो इंद्रबल के बाद अगला शासक बनता है नन्नराज प्रथम और इनके बाकी 3 पुत्र है सूरबल, ईशान देव, भवदेव। इंद्रबल के बाद इनके 4 पुत्र जिनके नाम है नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव, भवदेव। तो इंद्रबल के बाद सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश का अगला शासक बनता है नन्नराज प्रथम। नन्नराज प्रथम अपने बाकी भाइयों को मंडलाधिपति बनाता है और स्वयं बनता है शासक। नन्नराज प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं महाशिव तीवर देव। अगले शासक बनते हैं महाशिव तीवर देव। नन्नराज प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं महाशिव तीवर देव। पहले शासक हुए हैं इंद्रबल संस्थापक, दूसरे शासक बनते हैं नन्नराज प्रथम, अगले शासक है महाशिव तीवर देव
और महाशिव तिवर देव के द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की जाती है। महाशिव तिवर देव के शासन काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। और इनके बाद शासक बनते हैं ननराज द्वितीय। ननराज द्वितीय। महाशिव तिवर देव के बाद इनके पुत्र अगले शासक बनते हैं ननराज द्वितीय। अगले शासक बनते हैं पांडुवंश के अगले शासक बनते हैं ननराज द्वितीय। लेकिन ननराज द्वितीय के कोई भी संतान नहीं होता है। ननराज द्वितीय एक निसंतान शासक होते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद ननराज प्रथम के दूसरे पुत्र अर्थात ननराज द्वितीय के चाचा महाशिव तिवर देव के भाई चंद्रगुप्त बनते हैं अगले शासक। चंद्रगुप्त बनते हैं अगले शासक। तो ननराज द्वितीय के बाद अगले शासक बनते हैं चंद्रगुप्त। अगले शासक बनते हैं चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद अगले शासक बनते हैं इनके पुत्र हर्षगुप्त। अगले शासक बनते हैं हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह होता है मौखरी वंश के शासक सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा देवी से। वाष्टा देवी से। वाष्टा देवी के पिता का नाम है मौखरी वंश के शासक सूर्यवर्मन। मौखरी वंश के शासक सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा देवी से विवाह होता है हर्षगुप्त का। तो ये होते हैं छठवें शासक। और वाष्टा देवी के और हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं हर्षगुप्त तथा वाष्टा देवी का पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन अगले शासक बनते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। ध्यान दीजिएगा, ये हुए हैं पांडु वंश या सोमवंश के अंतिम शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सिरपुर के पांडु वंश जिनकी राजधानी रही है सिरपुर, या इन्हें छत्तीसगढ़ में कहा जाता है सोमवंश। पांडु वंश का आदि पुरुष कहलाता है उदयन। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है कालिंजर शिला लेख से। और पांडु वंश के संस्थापक है इंद्रबल। इंद्रबल के 4 पुत्र थे ननराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव, भव देव। ध्यान दीजिएगा, ईशान देव के द्वारा यहां पर जांजगीर चांपा के खरौद में बनाया गया है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। खरौद में बनाया गया है लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर महादेव मंदिर। खरौद में स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर या लखनेश्वर महादेव मंदिर से प्राप्त शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि पांडु वंश के शासक ईशान देव के द्वारा खरौद में लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। इंद्रबल जो कि है पांडु वंश के संस्थापक, इनके बड़े पुत्र बनते हैं इंद्रबल के बाद शासक ननराज प्रथम। ईशान देव के द्वारा जांजगीर चांपा के खरौद में बनाया गया है भगवान शिव को समर्पित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसका भ्रंश है लखनेश्वर महादेव मंदिर। तो लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर या लखनेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक है पांडु वंश के शासक ईशान देव। ननराज प्रथम स्वयं बनते हैं पांडु वंश के शासक इंद्रबल के बाद और अपने भाई सूरबल, ईशान देव और भवदेव को बनाते हैं मंडलाधिपति। ननराज प्रथम के बाद इनके पुत्र शासक बनते हैं महाशिव तिवर देव। महाशिव तिवर देव एक प्रतापी शासक थे। इनके शासन काल को कहा जाता है पांडु वंश का उत्कर्ष काल। महाशिव तिवर देव के द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद अगले शासक बनते हैं ननराज द्वितीय। ननराज द्वितीय के द्वारा कोसलाधिपति की उपाधि धारण की गई थी, लेकिन इनकी अकाल मृत्यु के बाद इनके चाचा चंद्रगुप्त बनते हैं अगले शासक चंद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र हर्षगुप्त।
हर्षगुप्त की पत्नी का नाम है वाष्टा देवी, जो कि है मौखरी वंश के शासक सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा देवी। हर्षगुप्त तथा वाष्टा देवी से पुत्र की प्राप्ति होती है महाशिवगुप्त बालार्जुन। हर्षगुप्त की अकाल मृत्यु के बाद वाष्टा देवी हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में एक मंदिर का निर्माण करती है। इस मंदिर का नाम है, सिरपुर स्थित इस मंदिर का नाम है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जो कि एक भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। हर्षगुप्त की अकाल मृत्यु के बाद हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा देवी के द्वारा हर्षगुप्त की स्मृति में भगवान विष्णु को समर्पित सिरपुर में बनाया जाता है लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर में है लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर में स्थित है लक्ष्मण मंदिर। ध्यान दीजिएगा, सिरपुर में स्थित है लक्ष्मण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। पांडु वंश का धर्म है वैष्णव धर्म, इसीलिए लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया। लक्ष्मण मंदिर को बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं वाष्टा देवी के द्वारा। वाष्टा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में एक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसका नाम है भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर। लेकिन इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और दुर्भाग्यवश वाष्टा देवी की भी मृत्यु हो गई। तो इस मंदिर को पूरा करने का काम किया है वाष्टा देवी तथा हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण मंदिर के संस्थापक है वाष्टा देवी, लेकिन वास्तविक संस्थापक है जिन्होंने इसके काम को पूरा किया है वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। यह एक लाल ईंटों से निर्मित विष्णु मंदिर है जो कि सिरपुर में स्थित है। तो यहां पर हर्षगुप्त और उनकी पत्नी वाष्टा देवी के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन बनते हैं सिरपुर के पांडुवंश के अगले शासक। जब सिरपुर के शासक होते हैं पांडुवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो इन्हीं के शासन काल में 639 ईस्वी को महाशिवगुप्त बालार्जुन जब बनते हैं पांडुवंश के अगले शासक सिरपुर में, इन्हीं के शासन काल में 639 ईस्वी को चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म को समझने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के सिरपुर आते हैं। क्योंकि जब महाशिवगुप्त बालार्जुन सिरपुर के शासक थे, चूंकि ये वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे, फिर भी सिरपुर में वैष्णव धर्म के अतिरिक्त शैव धर्म तथा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में वैष्णव धर्म के अतिरिक्त शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया था। तो 639 ईस्वी को जब चीनी यात्री ह्वेनसांग जानते हैं कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में बौद्ध धर्म भी सिरपुर में भली भांति विकसित हो रहा है, तो इसी कारण ह्वेनसांग 639 ईस्वी को आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिरपुर। और जब 639 ईस्वी को ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ आते हैं सिरपुर महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में, तो इनके द्वारा देखा जाता है कि सिरपुर में वैष्णव धर्म के अतिरिक्त शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने एक बुक लिखा है, इनकी रचना है, इनकी द्वारा रचित एक पुस्तक है सी यूकी में इन्होंने छत्तीसगढ़ अर्थात कौशल को कहा है क्या सीलो
क्या सी लो। और इन्होंने अपनी पुस्तक, चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखा है कि सिरपुर में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के साम्राज्य में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। यहां धार्मिक सहिष्णुता का भाव है। सिरपुर में धार्मिक सहिष्णुता का भाव विद्यमान है। इसी कारण चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखा है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ को कहा क्या सी लो। ध्यान दीजिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम देख रहे हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक। अभी हमने डिस्कस किया कि चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी रचना सीयूकी में लिखा है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासन काल था वो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहलाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था, चीनी यात्री हेन सांग ने, कि सिरपुर में मैंने देखा है एक महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप, गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा। हालांकि इनका कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी सिरपुर में उत्खनन से बौद्ध स्तूप तथा महात्मा गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा के मिलने की संभावना है। समझिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक, ये आपका है एलओसी, ये आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख अक्साई चीन, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये आपका है बिहार झारखंड उड़ीसा सिक्किम पश्चिम बंगाल, इधर है या नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा असम और अरुणाचल प्रदेश मेघालय, ये आपका है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना। यहां पर जगह है कर्नाटक के मान्यखेट। मान्यखेट राजधानी थी चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेट। और इसके शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। मान्यखेट राजधानी, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय। तमिलनाडु के कांचीपुरम, उस समय का कांची, आज का कांचीपुरम, कांचीपुरम में साम्राज्य था पल्लव वंश का, पल्लव वंश का। और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। यहां पर छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, पांडु वंश के शासक, पांडु वंश या सोमवंश, पांडु वंश या सोमवंश के शासक, पांडु वंश या सोमवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। और इसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज, यह कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में साम्राज्य था पुष्यभूति वंश का, पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ये चारों शासक कन्नौज से पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन, सिरपुर से पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, मान्यखेट से चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा कांची या कांचीपुरम से पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, ये चारों शासक समकालीन रहे हैं।
महाशिवगुप्त बालार्जुन ने चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के एहोल प्रशस्ति अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के एहोल प्रशस्ति अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सिरपुर के पांड्य वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय अर्थात चालुक्य वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाण वंश। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाण वंश। ध्यान दीजिएगा, बाण वंश की राजधानी रही है कोरबा जिले के अंतर्गत पाली। यह है यहां पर पाली राजधानी थी बाण वंश की। बाण वंश की राजधानी रही है पाली। बाण वंश के संस्थापक रहे हैं महामंडलेश्वर मल्लदेव। इनकी उपाधि है महामंडलेश्वर मल्लदेव ने पाली को राजधानी के रूप में स्थापित कर बाण वंश की स्थापना किया। बाण वंश के प्रतापी शासक हुए हैं विक्रमादित्य। बाण वंश के प्रतापी शासक हुए विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य के द्वारा पाली में बनाया गया है पाली का शिव मंदिर। पाली के शिव मंदिर के संस्थापक है या बाणेश्वर महादेव मंदिर, या इसी का अगला नाम है बाणेश्वर महादेव मंदिर या विक्रमेश्वर महादेव मंदिर या पाली का शिव मंदिर, इसके संस्थापक है विक्रमादित्य। तो पाली में स्थित है पाली का शिव मंदिर या बाणेश्वर महादेव मंदिर या विक्रमेश्वर महादेव मंदिर, जिसके संस्थापक है बाण वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य की खास बात यह है कि यहां पर मध्य प्रदेश में यह स्थित है त्रिपुरी राजधानी है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजधानी है त्रिपुरी, और त्रिपुरी के इस समय शासक थे शंकरगढ़ द्वितीय। तो त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं। शंकरगढ़ द्वितीय विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बैठे हुए हैं पाली में विक्रमादित्य, बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय युद्ध में पराजित करते हैं, अर्थात इस युद्ध को जीतते हैं शंकरगढ़ द्वितीय। और विक्रमादित्य के द्वारा बिलासपुर में यहां पर साम्राज्य था सोमवंश का, उस सोमवंश को पराजित करते हैं। यहां सोमवंश के शासक आ जाते हैं नीचे कांकेर में, जो कहलाते हैं कांकेर के सोमवंश। तो कांकेर में है कांकेर के सोमवंश, जो हमने अभी डिस्कस किया। सिरपुर के सोमवंश या सिरपुर के पांडु वंश वो अलग है, और कांकेर के सोमवंश अलग है, कांकेर के सोमवंश। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय
बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं, जबकि विक्रमादित्य कांकेर के सोमवंश को खदेड़ कर नीचे कर देते हैं और ये आ जाते हैं कांकेर। तो ये हमने डिस्कस किया बाण वंश। बाण वंश के संस्थापक है महामंडलेश्वर मल्लदेव। बाण वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य के द्वारा पाली में बनाया गया है पाली का शिव मंदिर, जिसे कहा जाता है बाणेश्वर महादेव मंदिर या विक्रमेश्वर महादेव मंदिर, जिसके निर्माता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय युद्ध में पराजित करते हैं तथा विक्रमादित्य कांकेर के सोमवंश को नीचे की ओर बिलासपुर से नीचे कांकेर की ओर खदेड़ देते हैं।